नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। देश में लोकसभा की 438 सीटों के चुनाव हो गए। नरेंद्र मोदी ने करीब 300 रैलियों में भाषण भी दे दिए, लेकिन पहली बार उन्हें भगवान राम याद आए। वो भी तब जब मोदी फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए वोट मांगने राम की नगरी अयोध्या गए। जिस राम और राम मंदिर का जिक्र मोदी की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के आखिरी पन्ने की आखिरी लाइनों में किया था, वही राम आज मोदी की जुबान पर छाए रहे। अपने भाषण में मोदी ने 10 बार भगवान राम का नाम लिया। मंच के पीछे भगवान राम और राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर थी और सामने जयकारे लगाती जनता। इधर मोदी का भाषण खत्म हुआ और उधर राजनीति गर्म हो गई। कांग्रेस समेत मोदी विरोधी दल चुनाव आयोग पहुंच गए और मोदी के मंच पर लगी राम की तस्वीर को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग कर दी। मोदी पर विरोधी दलों ने राम के नाम के इस्तेमाल के आरोप लगाए और चुनाव आयोग ने बीजेपी को मोदी के रामनामी भाषण की सीडी जमा करने के आदेश दे दिए। मोदी के खासम खास अमित शाह तो आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बताकर पहले ही बवाल खड़ा कर चुके हैं। अमित शाह के बयान को भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति बताकर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा है कि अमित शाह के प्रचार पर एक बार फिर से पाबंदी लगनी चाहिए। मायावती ने तो आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार को ही सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया। दरअसल यूपी की 33 सीटों पर चुनाव होने हैं और आखिरी दौर में ध्रुवीकरण के आखिरी दांव आजमाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी के मंच पर क्यों लगे राम के पोस्टर? क्या राम और आतंक के नाम पर ध्रुवीकरण आखिरी दांव है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। कि प्रभु राम तो राम राज्य राम जी, या राम जी की राम की भूमि, राम जी की धरती से, राम जी की भूमि, राम जी की धरती से भी कमल भेज दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रदेश अयोध्या की जमीन पर मोदी के पांव क्या पड़े, मुंह में राम का वास हो गया और मंच पर राम का टेम्पररी निवास। 25 मिनट बोले मोदी और 10 बार राम का जिक्र किया कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर तो राम राज्य होना चाहिए। भगवान राम जी, क्या राम जी की भूमि में वचन भंग को माफ किया जाता है? राम जी की परंपरा में वचन को तोड़ा जाता है? मैं प्रभु राम जी की धरती से, आप भगवान राम की भूमि में बैठे हो, मैं प्रभु राम जी की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रभु राम जी की भूमि के मेरे प्यारे जवानों, ये प्रभु राम जी की धरती से भी कमल भेज दीजिए। पीछे राम की तस्वीर थी। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल बना था। हर मुद्दे को राम और राम राज्य से जोड़ने की पूर्व नियोजित स्क्रिप्ट दिमाग में रखकर लाए थे मोदी। ये प्रभु राम जी की धरती से भी दिल्ली से लखनऊ तक की सरकारों पर आक्रमण भी किया तो राम को आगे करके तुलसी की चौपाइयों को ढाल बनाकर। प्राण जाए और वचन न जाई, ये धोखेबाजों ने क्या किया? ये धोखेबाजों ने क्या किया? वचन दिया था 10 करोड़ को रोजगार देंगे। यहां कोई है जिसको मां बेटे की सरकार ने रोजगार दिया हो? ये वचन भंग किया कि नहीं किया? क्या राम जी की भूमि में वचन भंग को माफ किया जाता है? राम जी की परंपरा में वचन को तोड़ा जाता है? चुनाव प्रचार में मोदी के मुंह से राम नाम की झड़ी लगी तो विरोधी हे राम की मुद्रा में चुनाव आयोग तक जा पहुंचे। कांग्रेस से लेकर ममता की टीएमसी तक ने शिकायत की। कहा मोदी ने राम और मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर ध्रुवीकरण का एजेंडा साफ कर दिया है। आयोग कार्रवाई करे। अब वापस वही बात पे आ गए हैं। सांप्रदायिक भाषण दो, राम मंदिर दिखाओ, अब शब्दों का इस्तेमाल करो, बांग्लादेशी का इस्तेमाल करो, हिंदुस्तान से निकालने का इस्तेमाल करो, ताकि जो उत्तर प्रदेश में है वहां समाज में तनाव आए और इनको राजनीतिक फायदा हो। He is again spreading this kind of communal divide in this country, which is dangerous, and we certainly hope the EC will take action. मोदी के राम धुन से 24 घंटे पहले उनके सिपह सालार अमित शाह ने भी अभिव्यक्ति की आजादी का ऐसा इस्तेमाल किया कि हंगामा खड़ा हो गया। आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बताकर अमित शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सबको एक साथ नाराज कर दिया। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया? खैर,
जुमले उछालकर, प्रतीक दिखाकर, राम राज्य और आतंक के गढ़ की सप्रसंग व्याख्या कर मोदी भी अयोध्या से चले गए और अमित शाह भी आजमगढ़ से निकल गए। लेकिन सवाल उठे कि क्या आखिरी दौर की वोटिंग से पहले ये मोदी और उनकी टीम का आखिरी दांव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही है, यूपी में 7 तारीख और 12 तारीख को 2 दौर में चुनाव होने हैं, 33 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये 33 सीट बीजेपी के लिए बहुत अहम है। सवाल उठता है, आखिरी दांव क्या आजमाया जा रहा है? राम मंदिर का नाम, राम की तस्वीर, अमित शाह का भाषण, और इन सब के बीच कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग से कहा है कि अमित शाह के प्रचार पर एक बार फिर से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अमित शाह ने जो कुछ कहा आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बताया, वो आपत्तिजनक था। इसी पर सवाल पूछेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी को चुनाव के आखिरी दौर में क्यों याद आए भगवान राम, और क्यों अपने भाषण में 10 बार लिया भगवान राम का नाम और पीछे राम मंदिर की तस्वीर। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, अबू आजमी, फायर ब्रांड समाजवादी पार्टी के नेता जो आजमगढ़ में मौजूद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता मुंबई से। सबसे पहले रामेश्वर चौरसिया जी, सबसे पहला सवाल, नरेंद्र मोदी आज फैजाबाद जाते हैं और फैजाबाद में जब भाषण देते हैं, पीछे राम मंदिर का मॉडल भी है, प्रस्तावित मॉडल, जो पता नहीं कितने साल से आप लोगों को दिखा रहे हैं, और उसके बाद राम का नाम अपने भाषण में उन्होंने 10 बार लिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरी दौर में राम, राम मंदिर, राम का नाम, प्राण जाए पर वचन न जाए, और प्रभु राम जी की धरती से मैं विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी भर मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा, राम जी की परंपरा, और ये सब क्यों कर रहे हैं? ये लग रहा है आखिरी दौर में आप राम का वो भी दाव खेलना चाह रहे हैं जो कम से कम इस चुनाव में आपने नहीं खेला। रामेश्वर चौरसिया, आप तो ऐसा बोल रहे हैं अंजुम जी, जैसे राम का नाम लेना गुनाह है, तब तो राम गोपाल को अपना नाम बदल देना चाहिए, राम गोपाल नहीं रखना चाहिए। चुनावी मंच से इस्तेमाल करना गुनाह है, चुनावी मंच से इस्तेमाल करना गुनाह है। देखिए, फिर आप बीच में बोलते हैं तो मैं क्या बोलूं उसमें, मुझे नहीं समझ में आता है। 2 मिनट समय तो दे दीजिए। हाँ। और एक बात और आपको बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चन होंगे बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी पे होंगे, अपने विकास की गाथा ये नहीं गाएंगे तो मुझे उसका एक 1.1 जवाब देने चाहिए, मैं तैयार हूं। हाँ, लेकिन मैं भी फिर रामेश्वर चौरसिया फिर इस बहस का कुछ डिसिप्लिन तय कर लेते हैं कि मैं जो सवाल पूछूंगा आप उसी का जवाब दीजिएगा। ये तो करना ही चाहिए कि ऐसा तो नहीं होगा कि केमिस्ट्री के इम्तिहान में मैथ का पेपर तो नहीं लिखा जा सकता ना। अरे भैया, आप बोल रहे तो है, जी बोलिए, तो जवाब दे रहा हूं। बोलिए। देखिए, आपने राम की बात कही तो आपने देखा ये चुनाव आयोग तय करेगा, करने दीजिए। लोग जब जाते हैं, राम की पूजा करके जाते हैं, नॉमिनेशन करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ टेम्पल भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, टोपियां भी बदलते हैं। अब अयोध्या में जा करके उन्होंने क्या कहा? राम के नाम से फतवा नहीं जारी करवाया ना किसी महंत से, जैसे कराया जाता है। भैया, हम भी राम का नाम लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में जाएंगे तो कहा जाता था कि यहाँ राम राज की स्थापना राम जी ने किया था, तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ भी होना चाहिए था। नहीं, रामेश्वर चौरसिया, मुझे लगता है आप सीनियर पॉलिटिशियन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आपको जरूर पता होगा। उसके सेक्शन 1, 2, 3 में लिखा हुआ है कि रिलीजियस सिंबल का यूज, बात नहीं समझ रहे। अरे मैं उस पर भी आ रहा हूं, ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, ये गलत है। एक चीज का मैं जवाब दिया, हम फिर उस पर आ रहे हैं। अभी हमने राम पर सवाल दिया, आपने प्रतीकों की बात कही। अयोध्या में सांस्कृतिक विरासत है राम, अगर मंच पर लगाया है वहां के लोगों ने, चुनाव आयोग देखेगा। इससे मोदी जी का तो कुछ तो गए भाषण दिए और राम का नाम लिया, उस पर मैंने बोला जो प्रतीक लगाया है, हाँ, इलेक्शन कमीशन में जो होगा वो जवाब लोग देंगे, क्योंकि तो ये मानते हैं कि जो प्रतीक का इस्तेमाल किया गया मंच पर वो गलत है, वो लोकल लोगों ने लगाया, उससे पल्ला झाड़ रहे हैं आप। अब नहीं, मुझे देखो, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, प्रतीक का इस्तेमाल करना, जैसे पहले भी रैलियों में आपने देखा, हमारी रैली हुई थी तो शिव जी का लगा था, जैसे काशी में शिव जी का लगेगा, ये प्रतीक है इस देश के। बालाजी का लगेगा, तिरुपति जाइएगा, वो अलग विषय है। अब आप जो करें चुनाव आयोग की बात, तो कंप्लेन किया है, चुनाव आयोग खुद देख रहा है, अब चुनाव आयोग को तो फैसला लेने दीजिए इस पर, इस बहस में हम। चलिए रामेश्वर चौरसिया, एक सवाल और उठता है। रामेश्वर चौरसिया, मेरे पास भाषण की कुछ लाइनें हैं नरेंद्र मोदी की,
प्रभु राम जी की भूमि के नौजवानों में आपसे पूछ रहा हूं, पहली लाइन, प्रभु राम की धरती से भी कमल भेज दीजिए। ये दूसरी लाइन, मतलब प्रभु राम जी की धरती से हमें जिताकर भेजिए। प्रभु राम जी की धरती के मिट्टी को माथे पर लगाता हूं। प्रभु राम जी के जमीन पे ये नहीं होगा, प्रभु राम जी की भूमि में वचन भंग नहीं होता, प्रभु राम जी की परंपरा है, प्रभु राम जी की धरती से विश्वास दिला। तो ये सब क्या है सर? ये राम के नाम पर आप सीधे सीधे वोट मांग रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया, आपको राम में आस्था है, आप जाते हैं मंदिर में, वहां टीका लगाते हैं, पूजा अर्चना करिए, उससे किसने रोका है आपको? ओहो भाई, आप एक बात बताओ, आपको इसमें क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? राम की धरती नहीं है क्या? उन्होंने कुछ गलत परंपरा की? राम की धरती नहीं है, राम की धरती पर आतंक नहीं होना चाहिए, उग्रवाद नहीं होनी चाहिए, राम की धरती पर वोट मांगने आया हूं, वहां से कमल भेजो, क्या गलत बोल दिया? अच्छा चलिए, तो अच्छी बात है, चलिए कुछ गलत नहीं बोला, जरा सुनते हैं। इसको अच्छा मानता हूं। जरा दूसरे लोग, प्रियंका चतुर्वेदी आ रहा हूं आप लोगों के पास, अबू आजमी आपके पास भी आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस ने शिकायत की है, कांग्रेस नेताओं ने शिकायत की है, चुनाव आयोग ने सीडी भी मांगी है, ये करें गलत ही नहीं है, भगवान राम की धरती है, उन्होंने अगर प्रभु राम का नाम लिया, राम का नाम लेना किसी का भी अख्तियार है, हक है, गलत क्या है? प्रियंका चतुर्वेदी, राम के नाम पे इन्हें मंदिर बनाने की बात की, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, सब किए, और अभी भी राम का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। ये इनकी राजनीति रही है। इन लोगों को कुछ गलत नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों की आदत बन चुकी है कि भगवान के नाम पे या हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। तो मैं रामेश्वर जी की बात सुन रही थी, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इनको कुछ इसमें गलत लगा। और दूसरी बात रही, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी, गाइडलाइंस के मुताबिक भी, भगवान का नाम लेना या रिलीजियस सेंटिमेंट्स उकसाकर वोट मांगना ये गलत है, और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये हमारी मांग है ईसी से। हमने प्रियंका चतुर्वेदी, आपने अपनी बात कही, गाइडलाइंस नहीं सही है। रामेश्वर चौरसिया अपनी बात पर अभी भी कायम होंगे कि राम का नाम लेना गलत नहीं है, और राम का नाम आपने, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, 438 कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव हो चुके, और अब यूपी में 33 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें फैजाबाद भी है, जिसमें यूपी के वो इलाके हैं जो उस इलाके से प्रभावित हैं, और आखिरी दौर में राम का नाम लेते हैं। आपके मैनिफेस्टो की कॉपी मेरे पास है, पॉकेट एडिशन है, थोड़ा छोटा है। इस मैनिफेस्टो में आखिरी पन्ने में, 41 नंबर पन्ने में, इतने पन्ने लिखे गए, उसमें आखिरी में एक लाइन में आपने यहाँ निपटाया है। लेकिन जब फैजाबाद जाते हैं, पीछे फोटो लगाकर 10 बार भाषण देते हैं आप, राम का नाम, प्रभु राम की धरती से कमल भेज दीजिए। अंजुम जी, आप वो भी भाषण दिखा दीजिए कि जब बिहार गए चाहे कहीं गए तो उन्होंने बोला मैं द्वारिका जी की, श्री कृष्ण की धरती से आया हूं। तो राम और कृष्ण का नाम लेना अगर गुनाह है इस देश में, तो इलेक्शन कमीशन देख ले, पहले गाइडलाइन तय करेगा। राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर भी अगर हमारे कैंडिडेट का नाम राम है तो हम तो राम ही बोलेंगे उसको। मॉडल की तस्वीर भी लगी थी सर। मैं तो तस्वीर की बात आपको पहले ही बता दी। देख, अरे भैया, तस्वीर तो पहले आपको बता दी, बार बार क्या जवाब दूं? आपके हिसाब से आपने कुछ गलत नहीं किया। चलिए अबू आजमी साहब, अबू आजमी साहब, वो सांस्कृतिक प्रतीक है, आप उसको धार्मिक कहते हैं, हम कहते हैं वहाँ अयोध्या का सांस्कृतिक प्रतीक है। चलिए सांस्कृतिक प्रतीक है, और ये प्रतीक का ख्याल तभी आता है जब चुनाव में फैजाबाद में रैली करने जाते हैं। सच्चाई छुपेगी नहीं कि आप लोग ने कितनी बार राम के नाम पे चुनाव के नजरिए से देखते हैं, कुछ तो शर्म आप करिए। इसको चुनाव के नजरिए से देखते हैं। हमारे हर जगह होता है, हर घर में होता है, हमारे हर घर में है। प्रियंका जी के घर में होगा जो इस तरह उछल रही है, इनके घर में भी होगा, सबके घरों में होता है, हमारे घरों में भी होता है, पर हम उसको चुनावों में नहीं इस्तेमाल करते हैं। भगवान का नाम चुनावों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे घर में भी पूजा होती है, हमारे घर में भी राम पूजे जाते हैं, कृष्ण पूजे जाते हैं, पर कोई भी राम का नाम लेकर वोट नहीं मांगता है, जो आपके प्रधानमंत्री उम्मीदवार कर रहे हैं या भाजपा कर रही है। राम का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया क्योंकि साहबानों को काउंटर करना था। सुना दीजिए इनको, अंजुम जी बता दीजिए, हमने नहीं ताला खुलवाया था, अब उसमें ये पिछड़ गई। जैसे पिछले पन्ने में मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात की है, वैसे लास्ट चरण में हम लोग राम के नाम पे वोट लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हिंदुओं को इतने सालों से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जरा वापस आते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं। आप 60 साल से राज किए तो शब्द मत बोलिए। रामेश्वर चौरसिया, आपके पास अभी बहस में और भी बहुत सारे रामेश्वर चौरसिया, इस बहस में और भी मुद्दे आ रहा हूं। रामेश्वर चौरसिया, प्रदीप सिंह जी, आपने सुना पूरी बात, और जैसा कि मैंने मैनिफेस्टो की बात की, पीछे हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, राम मंदिर प्रस्तावित मॉडल जो 2 दशक से है, मॉडल की तस्वीर, और बार बार राम का नाम लेना और ये कहना प्रभु राम की धरती से भी कमल भेज दीजिए। प्रभु राम जी की धरती, प्रभु राम जी, राम का नाम, प्रभु राम जी की धरती से विश्वास दिलाता हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लगता नहीं कि आखिरी दौर में आखिरी स्ट्रोक है कि बस ये भी अब अजमा लो,
चूंकि 33 सीट है और उसमें जो 7 तारीख जहां चुनाव होने हैं जो 15 सीट है वहां बीजेपी की एक भी नहीं है, एक सीट पर पिछली बार नंबर 2 रही थी। तो ये आखिरी जो आजमाइश का तरीका है। फैजाबाद की जो आप बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जो पीछे राम का चित्र लगा है और मंदिर का लगा है वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं है कि राम का नाम लेकर बीजेपी कुछ वोट पाना चाहती है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। राम के मुद्दे पर अगर बीजेपी ना वोट मांगने की कोशिश करेगी तो उसका उल्टा असर होगा। तो क्यों किया मोदी ने? उसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड है, लोकल लोगों ने लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मोदी से पूछकर भले न लगाया हो, लेकिन उनकी टीम जो तैयारी करती है, ऐसा नहीं कि उसको मालूम न रहा होगा। वो उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे। ये ऐसा नहीं कि किसी ने लगा दिया और बाकी किसी को मालूम नहीं था। निश्चित रूप से बीजेपी वही कर रही है जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर दूसरे नेता मंच से बोलेंगे कि मुस्लिम वोट नहीं बंटने चाहिए तो ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? उसके जवाब में अमित शाह ने बोला मुजफ्फरनगर में कि ये बदले का चुनाव है। आज आजमगढ़ पर तो उन्होंने बोला, वही तो मैंने कहा, हमाम में सब नंगे हैं ना, हो रहा है, हमाम में सब नंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो इलेक्शन कमीशन की है। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की भूमिका है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह पर एक बार फिर से पाबंदी लगाने की मांग की है, ये कहकर कि अमित शाह ने जो कहा आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा करार दिया, उसको लेकर। रामेश्वर चौरसिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रामेश्वर चौरसिया। हाँ, पहली बात तो प्रदीप जी ने जो उठाया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन देखेगा कौन लगाया, और मेरे मुंह में शब्द नहीं डालिए, मैंने नहीं बोला लोकल, हमने बोला कि जो भी वहां किया वहां के लोगों ने बात करके किया होगा, वो अलग विषय है, इलेक्शन कमीशन। प्रदीप जी, आपने जो सवाल उठाया ऐसे ही हिंदू मुस्लिम, आप देख लीजिए अमित भाई का कैसे इलेक्शन कमीशन मंगाया, उनको बरी किया। अमित शाह जी ने अपने भाषण में किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, न हिंदू न मुस्लिम। उन्होंने कहा कि जो आपकी ये स्थिति किए हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा वोट से मिलता है। नहीं, लेकिन एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, दो बातें, एक मिनट प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट, रामेश्वर चौरसिया थोड़ा फैक्ट करेक्ट कीजिए। अमित शाह को इलेक्शन कमीशन ने बरी कब किया? जब अमित शाह ने माफी मांगी। एक मिनट सुन लीजिए, आजम खान को बरी इसलिए नहीं किया क्योंकि आजम खान ने माफी नहीं मांगी। अमित शाह ने रिग्रेट व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया कि मैंने गलत किया, तो माफी मांगकर बरी हुए। उसके बाद एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, क्यों किया वो अलग विषय है। चिढ़िए मत, अरे भैया चिढ़िए मत, अलग विषय है। वो कहते हैं कि इन्होंने वीरों की भूमि आतंकवाद का अड्डा बना दिया, बदल देते हैं। यूपी और बिहार के लोगों को बदनाम वहां की सरकारें कर रही है। घटना आतंकवाद की कहीं घटती है और पकड़ा जाता है मऊ में, आजमगढ़ में, और बिहार के समस्तीपुर में, तो वहां हमारी बदनामी हो रही है। सरकार लेकिन रामेश्वर चौरसिया जनरलाइज करके इस तरह से आजमगढ़ को आतंकवाद का जब अड्डा कहते हैं रामेश्वर चौरसिया, इसमें कुछ बिटवीन द लाइन्स है, ये सब लोग समझते हैं। आतंकवादी पकड़े जाते क्या वहां से? लेकिन आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवाद का अड्डा कहेंगे क्या? एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार तो उल्टा काम कर रही है। यही एक मिनट, यही यूपी की सरकार है, यही यूपी की सरकार है। जरा क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए, आपसे मैं पूछता हूं, यूपी की सरकार को हक था क्या कि आतंकवादियों को जेल से छोड़ दो? कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा? क्या काम कर रहे हैं? नहीं, वो सवाल आप उठाइए। अरे वो सवाल आप 100 बार उठा चुके, उठाइए। सॉफ्ट बनने के कारण हो जा होता वो सवाल 100 बार उठाइए। लेकिन चलिए प्रियंका चतुर्वेदी, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि अमित शाह पर एक बार फिर से कांग्रेस ने मांग की है कि अमित शाह के प्रचार पर फिर से पाबंदी लगाई जाए। अमित शाह ने जिस ढंग से आजमगढ़ में कहा कि आजमगढ़ को, इस वीरों की भूमि को, आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया गया, इसे ऐतराजजनक माना गया है और तमाम राजनीतिक दलों ने निंदा किया। मायावती ने यहां तक कह दिया, 2 कदम आगे बढ़कर मायावती ने तो कह दिया कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आजमगढ़ से, वही सबसे बड़े आतंकवादी हैं। यह भी एक ऐतराज वाला बयान है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्रियंका। मैं बस रामेश्वर जी को एक चीज़ कहना चाहूँ और अमित शाह के संदर्भ में कहना चाहूँ, इनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आसाम जाते हैं, तेजपुर में अपनी रैली करते हैं और वहाँ पर सारे जो इतने सालों से मुसलमान बसे हुए हैं, 19वीं सदी से बसे हुए हैं, उन सबको इमिग्रेंट बता देते हैं और उनके मन में भय डाल देते हैं। और उसका क्या हुआ असम में, हमने सबने देखा। अब वही पदचिन्हों पे चल रहे हैं अमित शाह। अमित शाह जी ने पहले भी मुजफ्फरनगर में जाकर ये बयानबाजी की। सबको पता है मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था
और किस तरीके की ये लोग राजनीति करते हैं, फूट प्रियंका चतुर्वेदी, तो आज का जो बयान है, प्रियंका चतुर्वेदी, जब अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में सब बोला था, उनको तभी इलेक्शन कमीशन। एक मिनट आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया, प्रियंका चतुर्वेदी, एक मिनट प्रियंका चतुर्वेदी, जरा आपको एक मिनट आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया, प्रियंका चतुर्वेदी, जरा आपको यह भी बता दूं कि जब भी आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सलमान खुर्शीद से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर दिग्विजय सिंह, जब वो भी आजमगढ़ जाते हैं तो किस किस तरह की बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह यूपी चुनाव के वक्त जब भी गए, बाटला हाउस इनकाउंटर की बात की, उन्होंने बताया कि कैसे यहां सिर में गोली मारी गई, चिंता व्यक्त किया। सलमान खुर्शीद ने वहां जाकर बताया कि कैसे बाटला हाउस इनकाउंटर की कुछ मारे गए कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए और सोनिया गांधी ने कहा कि इस फोटो को हटाओ हटाओ, मेरे सामने से हटाओ, पीएम को दिखाओ। यह बात जाकर सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी के आंसुओं की कीमत सलमान खुर्शीद आजमगढ़ में वोट के रूप में मांग रहे हैं। तो आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी एक किस्म की राजनीति करते हैं, इसलिए आपकी पार्टी मुक्त नहीं है। और बेनी प्रसाद वर्मा के तो 20 बयान बता दूंगा आजमगढ़ और आसपास में। प्रियंका चतुर्वेदी, नहीं देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ किसकी पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है। इस तरीके के बयानबाजी, मैं हर तरह की बयानबाजी की निंदा कर रही हूँ, पर जो आज अमित शाह ने कहा है, और हम भारतीय जनता पार्टी का ये एक पैटर्न रहा है, हमारे 1-2 मिनिस्टर्स ने आकर कुछ कहा, ये वो कांग्रेस का पैटर्न नहीं बन जाता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न रहा है, उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैंने आपको आसाम का बताया, राष्ट्रपति को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा और माफी मांगनी पड़ी थी प्रियंका चतुर्वेदी, माफी मांगनी पड़ी थी सलमान खुर्शीद को। वेस्ट बंगाल में भी जाकर नरेंद्र मोदी इस तरह की बायानबाजी करते हैं तो एक बहुत सीरियस पैटर्न बनता है। प्रियंका चतुर्वेदी, सीरियस पैटर्न तब भी बनता है जब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा ऐसी बयानबाजी करते हैं। पिछले चुनाव में सलमान खुर्शीद ने, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीर सोनिया गांधी को दिखाई और सोनिया गांधी रोने लगी, और इस भाषण के बाद चुनाव आयोग ने न सिर्फ तलब किया बल्कि माफी मांगनी पड़ी। आजमगढ़ से अबू आजमी साहब, आप तो आजमगढ़ में ही चूंकि मौजूद हैं और चर्चा आजमगढ़ की हो रही है। अयोध्या में जिस ढंग से राम का नाम लिया मोदी ने, आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बताया अमित शाह ने, आप लोगों पर भी इल्जाम है कि आजमगढ़ में जब होते हैं या उस इलाके में होते हैं खास किस्म की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं आप भी और बीजेपी और बाकी पार्टियां भी। अबू आजमी, देखिए, हमने कभी ऐसी राजनीति नहीं किया, हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई हिंदू इस तरह का है। हम तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में मिलकर रहना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए जो इस देश के संविधान के मुताबिक सबको उसका हक देता है। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग मंदिर के नाम पर इन्होंने मस्जिद को तोड़ा और आज भी ये मंदिर की फोटो लगा करके ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। आजमगढ़ वो जगह है जहां पर इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। नेताजी सुभाष चंद्र की फोर्स में 30 से 40% आजमगढ़ के लोग थे और आजमगढ़ के लोग ने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है कि आजमगढ़ के लोगों के मौलाना पीर साहब को फांसी की सजा हुई है और आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा खाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजमगढ़ का एक एक आदमी, एक एक बच्चा इस देश के लिए अपने बदन का आखिरी खतरा निछावर करने को तैयार है। चलिए, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि चाहे किसी भी शहर का, किसी भी सूबे का, अगर वहां से कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, चाहे इंडियन मुजाहिदीन से, चाहे किसी भी आतंकी संगठन से, उसकी भी बात होनी चाहिए। और यह भी सच है अबू आजमी कि आजमगढ़ के लोग पकड़े गए हैं, उसको आप एक एक शख्स, एक एक बच्चे को, सबको आप बेकसूर नहीं कह सकते। कुछ लोग हैं, लेकिन सवाल उठता है अगर कुछ लोग हैं तो क्या आजमगढ़ को आतंक का अड्डा कहा जा सकता है? ये किस किस्म की राजनीति है? यूपी में 33 सीटों पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है 7 तारीख को और 12 तारीख को। इस बीच अयोध्या में, फैजाबाद में मोदी के मंच पर भगवान राम की तस्वीर, मंच के पीछे प्रस्तावित मंदिर के मॉडल की तस्वीर, सामने जनता की तालियां, भाषण में 10 बार भगवान राम का जिक्र और राम के नाम पर यह भी कहना कि भगवान राम की इस जमीन से कमल को जिताकर भेजना। और अमित शाह का कल का बयान आजमगढ़ को लेकर, और उसके बाद अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और बाकी दलों की मांग कि उनके प्रचार पर पाबंदी लगाई जाए, इसी पर चर्चा कर रहे थे ब्रेक के पहले। रामेश्वर चौरसिया, कुछ बातें अबू आजमी ने कही कि आजमगढ़ को यूं कह देना कि आतंकवाद का अड्डा बना दिया, यह कहकर आप पूरी
पूरे शहर को, पूरी जनता का अपमान करते हैं जो भी वहां लोग रहते हैं। और इसी तरह के बयान बहुत सारे लोगों के हमारे पास हैं कि आप आजमगढ़ की पूरी जनता को इस तरह से चिन्हित नहीं कर सकते, पूरे शहर को आतंकवाद का अड्डा नहीं कर सकते। रामेश्वर चौरसिया बात बताइए, अभी 1 मिनट करेक्ट करूं। प्रियंका जी, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजेंगे। क्या बांग्लादेशी इस देश में नहीं है क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है नहीं है क्या? आप फिगर करेक्ट करके बोला कीजिए। उन्होंने मुसलमानों को नहीं बोला, बांग्लादेशियों को बोला है। तो क्या आप बांग्लादेशियों को शरणस्थली बना दिया है? आप चाहते हैं बांग्लादेशियों को लेकर उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को। बांग्लादेशी मुसलमान क्यों बोलते हैं आप? आजमगढ़ पे आता हूँ भाई, तो क्या जब बांग्लादेश से आए तो कौन सा मुसलमान बोले उसको? क्या ये धर्मशाला है क्या? बांग्लादेश अपने लोगों को पाल नहीं सकता है। आप बोलो कि हिंदुस्तान में आप इतिहास जानिए, फिर किसी को बांग्लादेशी बोला है उन्होंने। कहीं के भी पाकिस्तान के बांग्लादेश के कहीं के भी जो लोग हैं उनको बाहर निकलना चाहिए। बांग्लादेश जाकर बांग्लादेशियों को वापस जाना है बोला है, मुसलमानों को बांग्लादेशियों को वापस जाना है बोला है। आप मुझे बता दो ब्लास्ट किसने किया? आप मुझे बता दो। रुक जाइए तो मैं बोलूं। किसने किया? ये आजमगढ़ है। ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप कह दो कि आरएसएस जो है आज बम बनाने की फैक्ट्री कर रही है। आप कह दो आरएसएस अपने लोगों को ट्रेनिंग करके नफरत फैला रही है। आजमगढ़ की बात करते हो। आजमगढ़ के लोग देश में कई 100 करोड़ रुपया हर साल फॉरेन करेंसी लाते हैं। इस देश के हैसियत को बढ़ा रहे हैं और आप आजमगढ़ की बात करते हो। शर्म आना चाहिए आपको। नहीं, आप वही अबू आदमी हैं जो डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं मंदिर का नाम लेके। शर्म आना चाहिए आपको। आपने मंदिर तोड़वा दिया, मस्जिद तोड़वा दिया आपने मस्जिद तोड़वा के हजारों लोगों को मरवा दिया आप लोगों ने। और आप जो है सिर्फ वही मंदिर का फोटो दिखा दो, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा आपको ये बात करना ही नहीं चाहिए। आपकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए। अबू आदमी एक सवाल कोर्ट फैसला करेगा कि मंदिर बनेगी या मस्जिद बनेगी। आप कौन होते हैं मंदिर का फोटो बना करके पोलराइजेशन करने वाले? आप नफरत बंद कीजिए। आप नारा लगाते हैं हिंदू भाई भाई। आप कहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। ये देश का कानून कहता है। कौन सा भाषा बोलते हैं आप? आजम खान और आप कौन सा भाषा बोलते हैं हमें मालूम है। अबू आदमी हमें मत समझाइए। नरेंद्र मोदी जी की मेरे पास एक सीडी है, एक बाबू बजरंगी खुलेआम कह रहा है कि हमको नरेंद्र मोदी जी ने बचाया, हमको नरेंद्र मोदी भाई ने यहाँ पर जज का ट्रांसफर कराया, हमको छुड़ाया। और आप कहते हो आज ये अमित शाह भगाया हुआ है, भगौड़ा है, वहां से इनको गुजरात से तड़ीपाल किया गया। आज जो है कोडवानी अबू आजमी माया कोदवानी जेल में है। अबू आजमी मंत्री थी। एक मिनट अबू आजमी तरीका नहीं है। आप लोग भी जब अल्पसंख्यकों के बीच जाते हैं आप उसी तरह के प्रोवोकेटिव बयान देते हैं, आप भी उसी तरह की बात करते हैं, आजम खान भी उसी तरह की बात करते हैं। तो हमारे में सब नंगे। सुन लो आप, अबू आजमी दुनिया को सुना दो मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि इतने काम माइनॉरिटी के करने के बाद यदि कोई मुसलमान उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का विरोध करता है तो वो मुसलमान सच्चा व्यक्ति नहीं है। बस हो गया ना। सच्चाई का पता लगाओ। कोशिश करूंगा कि अगले कुछ मिनट में अबू आजमी कभी नहीं कहा आपने जो कहा मैं सुना दूंगा आपको। देख लो अभी जो आपने कहा सुना दूंगा आपको कुछ मिनट में। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्योंकि वक्त लगता है फुटेज निकलने में। लेकिन अगर अबू आजमी ये भी आपने कहा तो गुलामी लिखाऊंगा। अबू आजमी अगर ये भी आपने कहा, अगर ये भी कहा कि जो मुलायम सिंह के साथ में वो सच्चा मुसलमान है, अबू आजमी सुन तो लीजिए, तो ये भी ऐतराजजनक है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के रहनुमा मुलायम है और मुसलमानों को और मुलायम की सरपरस्ती जो नहीं कबूल करता है वो मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं है। तो ये भी एक सांप्रदायिकता है, ये भी एक तरह से ऐतराजजनक बयान है अबू आजमी। उसकी सच्चाई का पता लगाओ। सच्चाई झूठा मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस मुसलमान की सच्चाई का पता लगाओ कि वो व्यक्ति सच्चा या झूठा है। चलिए अबू आजमी आपके बयान पर बात करूंगा तो 1 घंटे का डिबेट हो सकता है। रामेश्वर चौरसिया कुछ कहना चाह रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया अरे बयान तो सुना दो, काहे को इनका भाषण लेक्चर सुना रहे हो ऐसे लोगों का। चलिए अबू आजमी
कोशिश करता हूं बयान मिल जाए। हम इस देश के पुजारी हैं, हम इस देश को मानने वाले हैं। अगर ऐसे हैं अबू आजमी, अगर ऐसे हैं तो अबू आजमी, तो आपको ये बयान कभी नहीं देना चाहिए और नहीं दे सकते कि जो मुसलमान मुलायम सिंह के साथ नहीं है और मुसलमान जो मुलायम सिंह को वोट नहीं देगा सच्चा मुसलमान नहीं है। माफ करिए अबू आजमी, देश की मुस्लिम आबादी जो 18% जितनी भी है उस मुस्लिम आबादी के नुमाइंदे नहीं है अबू आजमी। आप ये तय नहीं कर सकते कि देश के मुसलमान किसके साथ है तो सच्चे मुसलमान है, किसके साथ नहीं है तो सच्चे मुसलमान नहीं है अबू आजमी। ये तय आपको करने का हक अख्तियार मुसलमानों ने नहीं दिया है अबू आजमी। मैंने सच्चे मुसलमान नहीं कहा है, मैंने कहा वो सच्चा आदमी है कि नहीं है। सच्चे मुसलमान नहीं कहा है, मैंने कहा वो बीजेपी के मंच पर बैठकर टोपी और बुर्का जो बीजेपी ने खरीदा है कहीं वही पहनकर। चलिए आप बयान बदलते हैं, मैं कोशिश करूंगा कुछ मिनट में, वक्त का मैं कोशिश करूंगा कुछ मिनट में। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता ने हमें एक चुनौती दी जब हमने उनसे कहा कि आपने भी एक बयान दिया था कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के हित की बात नहीं करेगा उस मुसलमान का डीएनए टेस्ट कराओ, वो सच्चा मुसलमान नहीं है। अबू आजमी ने कहा कि हमने डीएनए टेस्ट की बात नहीं की, उन्होंने मुकदमे की भी धमकी दी कि हम मुकदमा कर देंगे। आपने गलत बात कही है, गलत ढंग से कोट किया है। लेकिन अबू आजमी साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि दर्शक भी देखें, अबू आजमी भी देखें कि उन्होंने क्या बयान दिया है और उसके बाद तय करें और अबू आजमी से सवाल पूछेंगे कि मैं गलत था, न्यूज 24 गलत था या अबू आजमी ने कुछ मिनट पहले गलत बयानी की। पहले सुनिए अबू आजमी ने क्या कहा था। अगर कहेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। क्या आरएसएस वाला तो नहीं, डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं अबू आजमी साहब, सुना आपने कि जो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। अबू आजमी साहब, अभी आपने कहा कि आपने डीएनए टेस्ट की बात नहीं की, आपने फिर गलत बोला, आपने फिर गलत बोला, आपने फिर गलत बोला। आपने कहा कि कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा तो वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। क्या 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 अबू आजमी साहब क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, देखने की जरूरत है। ऑडियो दूसरा भी आ रहा है, जो उनका ऑडियो है, वीडियो का ऑडियो आ रहा है, जरा उसको देखिए। अबू आजमी साहब क्या कह रहे हैं आप? बंद कीजिए, मैं बताता हूं ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, आपने कहा कि अरे बंद तो करो तो बोलू ना, ऐसा कैसा बोलूं बीच में आप दूसरी बात लाते हो। बोलिए अबू आजमी साहब। आपने कहा पहले कि समाजवादी पार्टी को जो मुसलमान वोट नहीं देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, उसका डीएनए टेस्ट करो। मैंने इसमें यह कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो विरोध करेगा कम से कम मुसलमान, तो उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा नहीं हो सकता, तो वो झूठा होगा, आरएसएस वाला होगा। ये कहा मैंने। अबू आजमी ये कैसे आप कह सकते हैं कि आपने ये कैसे कहा समाजवादी पार्टी का विरोध करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट करो। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आपकी बात, मेरी बात सुनिए। आपने ये कैसे कहा कि मैंने कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, आपने कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी का विरोध करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट है, वो आरएसएस का एजेंट हो सकता है। अबू आजमी, आपने पहले कहा कि मैंने डीएनए टेस्ट की बात ही नहीं की। आप मेरी बात, अबू आजमी आपने पहले कहा मैंने डीएनए टेस्ट की बात ही नहीं की। नहीं आया हूँ, अबू आजमी है मेरी बात सुनने के लिए, बिल्कुल तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन आप गलत बयानी करेंगे तो अबू आजमी वोट नहीं देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है। लेकिन ये कहा है अबू आजमी, आपने कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी का विरोध करेगा, तो ही आप दोनों का बहस हो गया। बहस कहाँ से शुरू किए, कहाँ उलझ गए आप? कहाँ से शुरू किए, कहाँ उलझ गए? ये तो झूठ बोलने की फर्क नहीं। एक मिनट रामेश्वर बोलेंगे आपके समाजवादी पार्टी को जो वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं। मैंने आज तक ये कही नहीं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं हो रही है। हमारी इन बातों को जो माइनॉरिटी के लिए चुप कीजिए। अबू आजमी, अगर अबू आजमी आपने ये कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी का विरोध करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट कराओ, इसका मतलब यूपी के जो मुस्लिम हैं
उसमें से जो भी मुस्लिम समाजवादी पार्टी का जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, विरोध का मतलब यही होता है अबू आजमी, न तो मैं अनपढ़ हूं, ना आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे और मैं आपकी बात ना समझूं। सामने मेरा विरोध कर रहे थे, मैं उन विरोधियों को बता रहा हूं, मैंने वोट की बात ही नहीं किया, मैंने उन विरोधियों से वोट मांगा भी नहीं है। वोट क्यों मांगने की बात कर रहे हैं आप? अगर अबू आजमी साहब, अगर आप मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे थे तो ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है? नहीं, मैं एक अपने हिंदू भाई के लिए अपनी कम्युनिटी के लोगों से कह रहा था, मेरा हिंदू भाई सच्चा है, प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला था, नरेंद्र भाई बोले बांग्लादेशियों को वापस भेजो। प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला कि उन्होंने बोला कि मुसलमानों को वापस भेजो। ये है कि मैं अपने मुसलमान को वोट मांगू। मैंने कहा था मुस्लिम का नाम लेंगे तो सेक्युलर हो गए। अबू आजमी अगर आप अलग सोच समझ कर भी सेक्युलर है पार्टी की तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए कि हमने ऐसा कहा कि जो मुसलमान वापस करो, विरोध करेगा उस मुसलमान का डीएनए टेस्ट करो और ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है। मुझे लगता है फिर आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए अबू आजमी अपने इस बयान के लिए, बजाय इसके कि आप हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आजमी नहीं है, मैं कभी कह ही नहीं सकता ये बात कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट न दे वो मुसलमान नहीं है, मैं कभी कह ही नहीं सकता। मैं फिर चाहता हूं एक बार अबू आजमी जो आपने कहा इसको सुनाया जाए। अबू आजमी मैं चाहता हूं एक बार फिर से आपका बयान सुनाया जाए, जिसमें आपके चैनल अबू आजमी मैं चाहता हूं एक बार फिर से दर्शक आपका बयान सुने और उस बयान का क्या मतलब है जरा दर्शक निकाले। अबू आजमी सुनते हैं आपका बयान फिर से, फाइल करूंगा, सुने फिर से। समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है, कि आरएसएस वाला तो नहीं, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। मैं कहना आपने कहा कि जो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता, उसका डीएनए टेस्ट कराओ। क्या इस बयान के लिए आप शर्मिंदा हैं या मानते हैं कि वाकई यूपी के जितने मुसलमान हैं अगर उन मुसलमानों ने मुखालफत की कहीं समाजवादी पार्टी के तो उनको डीएनए कराने की जरूरत है? मुस्लिम दर्शक भी और आपके वोटर और जो आपके समाजवादी पार्टी के मतदाता वो भी देख रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है जी, एक 10 सेकंड में जवाब चाहिए अबू आजमी, उसके बाद प्रदीप सिंह भी आपसे सवाल पूछना बोल रहे हैं। मैं आपको कोर्ट में खींचने वाला हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको कोर्ट में खींचने वाला हूं। अबू आजमी मैं तो आपका वही बयान दिखा रहा हूं जो आपने बोला। अबू आजमी साहब जो आपने कहा हमने वो सुना, और अगर आप धमकी देकर हमें धमका रहे हैं तो हम आपकी नोटिस का इंतजार करेंगे अबू आजमी साहब, मोदी का भूत फिर हम आपके नोटिस का इंतजार करेंगे। हमारा काम है सवाल पूछना, और जो आपने बयान दिया अबू आजमी साहब वही हमने बयान दिखाया। आपको मानना चाहिए आपने गलत दिया, बजाय इसके कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं कोर्ट में खींचेंगे। मैंने वही बयान सुनाया अबू आजमी जो आपने बोला। इनको हटाइए। मैं एक सवाल मैं अबू आजमी साहब से पूछ रहा हूँ। 10 सेकंड अबू आजमी साहब, आपने जो अभी आपका बयान सुनाया गया अगर उसको मान लें तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, बीएसपी या दूसरी पार्टियों को जो मुसलमान वोट देते हैं उसके डीएनए टेस्ट करा, वो कांग्रेस के एजेंट नहीं है, वो आरएसएस के एजेंट है। आरएसएस के एजेंट है जी, इसका मतलब यही हुआ ना अबू आजमी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही कहा आपने, कांग्रेस को दे में किसी को दे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आजकल यही मतलब निकलता है पर बुर्का पहन के और टोपी पहन के लोग नजर आते हैं, और इसके पहले बुर्का और टोपी बिकी है। चलिए अबू आजमी वक्त कम है अबू आजमी, प्रियंका चतुर्वेदी अबू आजमी साहब, लेकिन चूंकि आपने एक बात कही और जो आपने बात कही उसको मैंने रिसीव किया। आपने कहा आप हमें नोटिस भेजेंगे, मुकदमा करेंगे, हमने वही बात दिखाई जो आपने कहा। और अगर आपने कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी की बात नहीं मानता है, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी की मुखालफत करता है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट कराओ, कहीं आरएसएस का एजेंट तो नहीं। ये बयान आपने कहा, बोला, ये हमने दिखाया। इंतजार करेंगे आपके नोटिस का, अगर आप मुझे गलत साबित कर दें तो। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन जीतेगा 2014 का महाभारत? क्या बचेगी कांग्रेस की गद्दी, क्या लौटेगा बीजेपी का राज, या फिर तीसरा मोर्चा ठोकेगा ताल? आखिर किसकी बनेगी सरकार? कैसी होगी संसद की तस्वीर? चुनावी दंगल में किसकी शहर, किसकी मान? सत्ता का सबसे बड़ा महाभारत। महाभारत
लोकसभा चुनाव 2014। महाभारत लोकसभा चुनाव 2014 प्रेजेंटेड बाय झंडू पंचारिश, जो पेट की तकलीफों को जड़ से दूर करे। को प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। पावर्ड बाय फॉर्च्यून बेसन, हर दिल में हर घर में। इन एसोसिएशन विद जे हैम्स्टेड, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट फैब्रिक एंड अपैरल। कुछ ना कहो, कुछ भी ना। मैकडॉनल्ड्स का नया मैकपनीर रॉयल, फील करे दिल भरे। Winning is a matter of having that perfect drive. और ड्राइव परफेक्ट हो तो बहुत दूर तक जाओगे। हाँ, बहुत दूर तक, यहाँ तक भी, हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए। कोई भी टाटा मोटर्स कार खरीदिए, पाए 3 साल तक का इंश्योरेंस और जीतिए RCB स्टार से मिलने का मौका। तैयार हो जाओ हमसे मिलने के लिए। इसे मसालों और साबुत का मिश्रण, खाते ही दिल बहक गया, खुशबूदार जायकेदार। कढ़ाई पनीर मसाला, कढ़ाई चिकन मसाला। पकौड़े नहीं मिल रहे। देर हो रही है, चलो मैं मदद करता हूँ। सुनिए, मैं बनाती हूँ पकौड़े, आप जाके टैक्सी लेकर आइए। मिसेस गुप्ता, कल की ट्रेन पकड़ लेंगे, पर कल मिर्ची के पकौड़े बनाना। फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल, इतना लाइट, इतना टेस्टी कि दिल कहे अब बस टूट पड़ो। वो कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हम बोलते हैं वक्त के लिए अपने पास टाइम कहाँ। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हम तो यहाँ सारे पैदाइशी बेसब्र हैं। अभी से रे दुनिया में छा जाएंगे, कमाल से अभी से रे। क्यों भाई? वो क्या है ना, खेलने की जल्दी में थे, इसलिए यहाँ तक आ गए। जल्दी में तो मैं भी हूँ, चलो। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। पेश है नए लॉन्ग लास्टिंग टाटा स्वच्छ सिल्वर आरओ वाटर प्यूरिफायर्स। इनका एडवांस्ड स्नैप बटन फिटमेंट घटाए सर्विसिंग टाइम, ताकि आप हमेशा पाएं सचमुच शुद्ध पानी। टाटा स्वच्छ, स्वच्छ है तो शुद्ध है। गा के गिलास फोड़ने वाला। अरे वाह, इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। 12 मई से सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। पैराशूट समर रिफ्रेश बॉडी लोशन। गर्मियों में भी त्वचा को फ्रेशनेस से महकाए और रखे कूल। पैराशूट समर रिफ्रेश बॉडी लोशन, फ्रेशनेस महके दिल बहके। पेश है लॉन्ग लास्टिंग टाटा स्वच्छ सिल्वर आरओ वाटर प्यूरिफायर्स। इनकी NSF सर्टिफाइड आरओ मेम्ब्रेन और स्पेशल सिल्वर सेफ्टी दे लंबे समय तक स्वच्छ पानी। टाटा स्वच्छ, स्वच्छ है तो शुद्ध है। सिम्फनी विंडो कूलर, जो ना सिर्फ ठंडा करे, दिखे खूबसूरत भी। सिम्फनी विंडो कूलर्स, करे खूबसूरती से ठंडा। मिसेस को बोलिए ब्रश नहीं लगाने का। चौंक गए? आ गया पहले से बेहतर नया टाइड बार, जो आसानी से निकाले कॉलर का जिद्दी मैल बिना ब्रश लगाए, ताकि आपको मिले एक्स्ट्रा व्हाइट। टाइड बार अब सिर्फ 10 रुपए में। मुश्किल हो जब राहें मुस्कुरा के तू चल, यही जिंदगी है और तू